नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 17 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता। मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति। उत्तराखंड को केंद्र की सौगात 451 करोड़ 63 लाख रुपए की पहली किस्त मंजूर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। सीएम ने पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी जर्जर सरकारी भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश। संभावित हादसों को देखते हुए जारी किए आदेश। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला। जांच में संदिग्ध पाए गए 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और उधम सिंह नगर में मुठभेड़ में कुख्यात शार्प शूटर जितेंद्र चौधरी गिरफ्तार। 2 अन्य शातिर अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। हथियार, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में ऊर्जा दक्ष नलकूप पंपों की स्थापना, सीवर लाइन निर्माण, जोशी मठ भू धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, मंदिर सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं के विकास जैसे काम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 451 करोड़ 63 लाख रुपए की पहली किस्त विशेष सहायता स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार ये राशि योजना के भाग 1 के अंतर्गत राज्य की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार जताते हुए कहा कि इस सहायता से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर विकासखंड के सांसद प्रतिनिधि विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। सांसद की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को इस संबंध में सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के अनुसार विजय कुमार को विकास कार्यों से जुड़ी बैठकों में सांसद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था, लेकिन सांसद को जानकारी मिली कि विजय कुमार किसी गैर कानूनी मामले में वांछित हैं जो जनप्रतिनिधि की गरिमा और दायित्वों के प्रतिकूल है। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सांसद प्रतिनिधि के पद से हटाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन आयोजन स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि परेड ग्राउंड के गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिससे टेंट और अन्य आयोजन सामग्री अंदर नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी के पास कार्यक्रम की सभी आवश्यक अनुमति मौजूद है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से आयोजन सामग्री को ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताया और प्रशासन से तत्काल गेट खुलवाने की मांग की। सामान लेकर पहुंचे ट्रक चालक ने बताया कि गेट पर ताला होने के कारण सामान अंदर नहीं पहुंचाया जा सका। परेड ग्राउंड की स्वीकृति के बावजूद, परेड ग्राउंड की स्वीकृति हो चुकी है, कार्यक्रम करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन मुझे पता लगा है कि अभी कुछ उसमें किंतु परंतु निकाले जा रहे हैं और वहां पर जो सामान लेकर ट्रक पहुंचे हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही है। मैं अभी वहीं उस तरफ जा रहा हूं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये जो 17 तारीख का प्रोग्राम है राहुल गांधी जी का, उसके लिए हमारा सामान आ रखा है, तो हमारे पास परमिशन है। हमें सुबह 7 बजे बुलाया था, उसके बाद 8 बजे का टाइम दिया, फिर 9 बजे का, फिर 10 बजे का और 12 बज गए। अभी तक गेट की चाबी नहीं आई है।
ये हैंगर का सामान है, कुछ दिल्ली से आया, कुछ हरिद्वार से और कुछ लोकल देहरादून से। मैं देहरादून से ही हूँ। 17 जुलाई को देहरादून में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज जन संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विकास नगर में पहले पत्रकार वार्ता और बाद में तिलक भवन में आयोजित बैठक के जरिए पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की और छात्र युवाओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नव प्रभात ने कहा कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का मंच बनेगा। अब तक कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। कांग्रेस नेता विपुल जैन ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज को बुलंद करने का माध्यम बनेगा। कार्यकाल पूरा करके तीसरे कार्यकाल में चल रही है। समाज के सभी वर्ग उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी नीतियों से बहुत बुरी तरीके से विपरीत प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा बड़ी जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, वो भारत की युवा पीढ़ी के लिए उत्पन्न हो गई। उनकी आवाज को अपनी आवाज देने के लिए राहुल जी पूरे देश में इस किस्म की सभाएं कर रहे हैं, जिसमें वे केवल छात्रों से और नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे। उनके माता पिता यदि चाहें तो उनसे भी वो मेल मुलाकात करेंगे। देश का हर बच्चा परेशान है। उत्तराखंड के हर छात्र के मन में ये सवाल है कि उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। इसी क्रम में जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम राहुल जी ने कोटा से शुरू किया था, उसी क्रम में राहुल जी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड के लाखों छात्र उनसे इस संवाद में जुड़ने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल जी जब संवाद करेंगे, जितने भी जो हिंदुस्तान में जितने पेपर लीक की समस्या है, जो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, उन सब पे संवाद होगा। निरीक्षण के पहले चरण के बाद उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। साथ ही राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वो फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, जबकि नाम हटाने और संशोधन के लिए क्रमशः फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा। दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय उपलब्ध कराया गया है। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में ये व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका निर्णय फिर ईआरओ के द्वारा लिया जाए। मतदाताओं का नाम अगर ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने अगर नए सिरे से नाम जोड़ना चाहते हैं तो फॉर्म 6 भरना होगा। अगर किसी नाम को डिलीट करने के लिए वो अनुरोध करना चाहते हैं, किसी त्रुटि को सही करना चाहते हैं, तो फॉर्म 7 का प्रारूप भरकर दे सकते हैं। अगर कोई मतदाता अपने नाम को किसी एक बूथ से किसी अन्य बूथ में शिफ्ट करना चाहता है अथवा एक जनपद से किसी अन्य जनपद में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 भरकर वो इस शिफ्टिंग का कार्रवाई को भी संपन्न करा सकते हैं। और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। हल्द्वानी उप कारागार का जिला जज नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। जेल अधीक्षक प्रमोद पांडेय द्वारा जेल का निरीक्षण करवाया गया। इस निरीक्षण के दौरान विचाराधीन और सजा याफ्ता बंदियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहायता और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कारागार में रह रहे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली और बंदियों के कौशल विकास और स्वावलंबन के लिए संचालित गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कारागार प्रशासन को व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार, बंदियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जेल प्रशासन की सराहना की। साहब, कप्तान साहब के साथ आज यहाँ पर संयुक्त रूप से
कारागार हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जो विचाराधीन बंदी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको जो अनुमन्य सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। 6 यहाँ पर माइनर बच्चे हैं, तो उनके लिए टीकाकरण और जो पोलियो वैक्सीन वगैरह है उसको देखा गया है कि रेगुलर उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर इनकी स्वावलंबी गतिविधियाँ चलती हैं प्रिजनर्स की, इसमें बेकरी का काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है। अन्य जो ट्रेड्स हैं उसके लिए भी आज ये सोचा गया है कि इनको रिवॉल्विंग फंड देके उसका विस्तार किया जाए। में से प्रतीक्षित सीधी रेल सेवा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी दी कि 18 जुलाई से रामनगर देहरादून सीधी रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से क्षेत्रवासियों को शुभ समाचार दिया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि यह रेल सेवा लंबे समय से किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर के नागरिक वर्षों से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे। अब इस मांग को पूरा करते हुए 18 जुलाई से नई रेल सेवा शुरू होने जा रही है। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 केशवपुरी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही जर्जर और गड्ढों वाली सड़क से राहत मिलने जा रही है। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के करीब 200 परिवारों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर वार्ड और हर बस्ती तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। सभासद अमित कुमार ने बताया कि क्षेत्रवासी लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। सड़क की खराब स्थिति के कारण रोजाना लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब नई सड़क बनने से लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा। सर जी के द्वारा, अमित जी के द्वारा यहाँ पर एक सड़क के निर्माण की बात हमसे इन्होंने कहा था। और मैं जब पिछली बार भी आया था तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका ये जो क्षेत्र छूट गया है कुछ जगह, वहाँ पर हम सड़क का निर्माण करेंगे। तो आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं और आज यहाँ पर कार्य का शुभारंभ होगा। और साथ में केशवपुरी में हमने यहाँ पर जो दशहरा ग्राउंड स्वीकृत किया है तो उसका भी हम बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे जब हम चलते थे तो गड्ढे थे, रोडों में गड्ढे नहीं दिखते। जब जल भराव हो जाता है तो मैं अपने माननीय विधायक जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करूँगा कि मैंने प्रस्ताव दिया और उन्होंने सुना। और निरंतर वो अभी हमारे दशहरा ग्राउंड में भी 10 लाख का कक्ष क्या जो अभी जो है धनराशि दी है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करूंगा क्योंकि हमारे दशहरा ग्राउंड में दी और अभी हमारी रोड का भी 5 लाख की रोड की स्वीकृति की है। अभी हमारी और 1-2 रोड हो रहे हैं और नगर पालिका से विकास कार्य निरंतर चल रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुए सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस हत्या के मामले में पुरानी रंजिश के चलते 3 निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि सौरभ की मौत किसी हमले में नहीं बल्कि तमंचे की जांच के दौरान चली गोली से हुई थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 12 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बूढ़पुर जट्ट में 11 जुलाई को हुए सौरभ हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है। शुरुआती शिकायत में जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, पुलिस जांच में वो निर्दोष पाए गए। पुलिस ने सुमित, डिंपल और आशीष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल 12 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया। कि उनकी लोकेशन अलग थी और हमने सर्विलेंस पे भी काम किया, मुखबिरों पे भी काम किया, आई विटनेसों पे काम किया। तो फाइनली जो 3 दोस्त थे इनसे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई। तो जिसमें सुमित, डिंपल और आशीष जो तीनों हैं, इनसे अलग अलग पूछताछ करने पर इन्होंने एडमिट किया कि सर हमने ये FIR या ये सूचना थी वो गलत दी। घटनाक्रम ये था कि सुमित जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, जिसपे संगीन धाराओं पे
2022 और 23 में थाना पुरकाजी में मुकदमे दर्ज हैं, एक थाना सिडकुल में दर्ज है। वो अवैध कट्टा रखता है, अवैध असलाह रखता है। वो खुद जो नेम्ड अभियुक्त जो उन्होंने बनाए थे उन पे हमला करने के लिए वो लेके आया था। क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पुरकाजी में दर्ज है तो वो सीधा उत्तराखंड से कंसर्न नहीं था। तो वो उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारे थाना मंगलौर क्षेत्र में वो चारों दोस्त ये बैठ करके सुमित अपने कट्टे को कुछ लोड अपलोड की कार्रवाई ऐसा करना बताया। उसी के कट्टे से उससे 100 रुपये फायर हुआ और सौर के पैर में गोली लगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया था तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उसकी डेथ हो गई। नई बाईपास पुल के पास कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। रामनगर के रहने वाले गौरव मित्तल ने बताया कि मंगलवार की दोपहर नई बाईपास पुल के पास घूमने गए थे। इसी बीच बाईपास पुल के नीचे कोसी नदी में एक युवक का शव दिखाई दिया। इसकी जानकारी उनके द्वारा तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक ललित पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोसी नदी में पड़े अज्ञात युवक के शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए। पुलिस का कहना है कि अज्ञात युवक की उम्र करीब 35 वर्ष है। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर मैं आज घूमने के लिए यहाँ पे आया था पुल के नीचे, बड़े वाले पुल के नीचे। तो मैंने यहाँ पे देखा सामने कोने पे जो है ये बॉडी सी मुझे नज़र आई और पैंट शर्ट सब नज़र आया। जब देखा मैंने कि मुंह भी नज़र आ रहा है और पेट भी नज़र आ रहा है, पैर भी नज़र आ रहे हैं और आदमी है और बह के आया हुआ है जैसे भी है। तो मैंने कोतवाली में रिपोर्ट करी इसकी, पुलिस आ गई है और तहकीकात कर रही है, बॉडी निकाल ली गई है। बाकी अभी शिकायत नहीं हो पाई है, जैसा भी है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के डोईवाला से। यहाँ के राजीव नगर भागीरथीपुरम क्षेत्र में जमीन का रकबा बढ़ाने और प्लॉटिंग को आसान बनाने के आरोप में पुरानी सिंचाई की नहर को जेसीबी से तोड़े जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखा गया। लोगों के अनुसार ये नहर वर्षों पहले सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई थी और राजीव नगर बस्ती क्षेत्र से होकर गुजरती थी। इससे किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आरोप है कि बीच में आ रही एक प्लॉटिंग के कारण बिना किसी विभागीय अनुमति के नहर को मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों का कहना है कि नहर सार्वजनिक संपत्ति है और उसे नुकसान पहुंचाने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे। रुड़की में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे स्टेशन के पास अनमोल मेडिकल स्टोर के सामने चलते समय अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी सवार युवक ने फुर्ती दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, पूरी स्कूटी जल गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राजकीय जूट बोर्ड के निदेशक की ओर से नैनीताल की 25 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 35 दिवसीय जूट बैग और हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलकत्ता से आए प्रशिक्षक पुष्पजीत मजूमदार ने बताया कि यह प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। इससे महिलाएं न सिर्फ कौशल सीखेंगी बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षक महिलाएं जूट बैग बनाने की बारीकियां सीख रही हैं। सर, सरकार की योजना को हम बहुत एक रोजगार की तरफ देख रहे हैं, क्यों महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक रोजगार का हमारा वो है कि हम आगे चल के ये एक तो एक टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल, यहाँ पे हम ये जूट के बैग बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी मात्रा में बिक भी सकते हैं। अगर हमें इसका मटेरियल यहीं मिल जाए तो इससे और भी हमारा रोजगार, सारी महिलाओं को बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा। ये सरकार द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है नेशनल जूट बोर्ड का, इसका ऑल इंडिया में इसका ट्रेनिंग चलता है, ऑल इंडिया में चलता है। बेसिक में जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट रहता है जूट बैग के ऊपर जितना जो बेसिक में है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है धीरे धीरे इन लोग बढ़ाता है। जो जैसे करके आगे बढ़ता है तो वैसे हिसाब से हम लोग इन लोगों को डिजाइन देता है।
जैसे कि बेसिक में हो गया, इसका बाद जो है अब जो एडवांस चल रहा है, एडवांस पे थोड़ा डिज़ाइन ज़्यादा है, तो उसके धीरे धीरे अब इसका बाद डिज़ाइन आएगा, डिज़ाइन में और भी ज़्यादा डिज़ाइन पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।